तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 लेते हैं। लास्ट लेक्चर होगा बायोमोलिक्यूल्स का। 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। लेक्चर नंबर 3 लेते हैं। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सब आराम से हो जाएंगे। मैंने एनसीईआरटी का कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ना कराया हो, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। हमने देखो यार कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म कर लिया है। उसके बाद हम आए थे प्रोटीन्स में, जिसमें हमने क्या किए थे, अल्फा अमीनो एसिड को देखा था। अल्फा अमीनो एसिड को देखा था, उसमें उसकी नेमिंग भी देखी थी कि डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड भी देखे थे। ग्लाइसिन देखा था, एलानिन देखा था, ऐसे बहुत से हमने 9 मेनली मैंने 9 आपको अमीनो एसिड दिखाए थे कि ये देखो ये 9 अमीनो एसिड है और इनके कोड बताए थे, सिंबल बताए थे। तो इतना हम कर चुके हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो अब बात करेंगे गाइस पेप्टाइड्स के बारे में। देखो पेप्टाइड्स क्या होता है इसको समझो, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। बस आपको मतलब ये चैप्टर चांद की आ जाता ना, वैसे इसका थोड़ा लिंक बायो वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के, मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जो नॉन मेडिकल में है उनके लिए टफ होता है। तो इसको मैं आपके लिए बहुत सिंपल चैप्टर बना दूंगा, बिलीव मी। इससे सिंपल आज के बाद आपको कोई चैप्टर लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बस आराम से कर लो, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन देखना कैसे होंगे यार आपसे, ठीक है ना। तो पेप्टाइड्स की बात करते हैं। देखो पेप्टाइड्स क्या होता है गाइस, पहली बात एक बात समझो, प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो जो अल्फा अमीनो, हमने बोला कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो पेप्टाइड्स से ही प्रोटीन्स बनते हैं। क्या होता है, पेप्टाइड से ही प्रोटीन्स बनते हैं। मतलब देखो क्या होता है, समझो एक एग्जांपल से समझो, आराम से समझ जाओगे। देखो हमने एक अमीनो एसिड लिया, हमने लिया ग्लाइसिन। आपको ग्लाइसिन वगैरह मैं बता चुका हूं। तो हमने लिया ग्लाइसिन, जिसमें आर की जगह क्या आता था, एच आता था। तो यही एक था जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, अल्फा अमीनो एसिड। आई होप आपको ये तो याद ही होगा कम से कम। और इसके भी एक हमने लिया, एक अमीनो एसिड लिया हमने एलानिन, ठीक है ना, एलानाइन। तो इसमें उसमें आर क्या लेते थे, एलानाइन में आर लेते थे अपना मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके 2 मैंने अमीनो एसिड लिए। तो 2 अमीनो एसिड लिए, बस 2 अमीनो एसिड लो, उसमें से एक वाटर जब आप रिमूव करोगे, देखो इसमें से वाटर रिमूव करो। वाटर कैसे रिमूव होगा, इधर से देखो OH चला जाएगा, इधर से OH गया और इधर से हाइड्रोजन गया। मतलब वाटर क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, बस आराम से देखते जाना मुझे। वाटर क्या होता है, H2O। वाटर होता है H2O। तो मतलब हमें वाटर निकालना है, H2O निकालना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा। तो इधर से आपका वाटर ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या आएगा, NH2 CH2, ठीक है, CO। उसके बाद आया CO, क्योंकि OH तो निकल गया, इधर से H निकल गया तो NH। उसके बाद बाकी जो आपका कंपाउंड था ऐसे ही हमने लिख दिया। तो आपने वाटर को रिमूव कर दिया है ना, वाटर को रिमूव कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दी, तो आपको फाइनली एक कंपाउंड मिला। तो देखो जब 2 अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें से एक अल्फा अमीनो एसिड का मतलब एसिडिक ग्रुप और दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक ग्रुप से वाटर हमने एलिमिनेट कर दिया और हमें एक फाइनल कंपाउंड मिला, तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। मतलब जब 2, देखो सिंपल सी बात, पेप्टाइड्स क्या होता है, अल्फा अमीन, मतलब पेप्टाइड्स होते क्या हैं, अमीनो एसिड से ही बने हुए स्मॉल पॉलीमर्स होते हैं। सिंपल सी बात बस इतनी है। देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के, लार्ज पॉलीमर। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। और अल्फा अमीनो एसिड क्या करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड पहले ऐसे पेप्टाइड्स बनाते हैं, उसके बाद पेप्टाइड्स आपस में पेप्टाइड्स लिंक होके एक प्रोटीन्स हमको देते हैं। क्लियर है बात, कंफ्यूजन तो नहीं हुई कोई। देखो एक बार फिर से देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। तो बस इनको ये मान सकते हो कि पेप्टाइड्स आपके क्या होते हैं, स्मॉल पॉलीमर्स होते हैं। स्मॉल पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम अटैच करवाते जाते हैं तो हमें फाइनली प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या होता है, लार्ज पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड का लार्ज पॉलीमर होता है।
और पेप्टाइड्स को आप मान सकते हो कि स्मॉल पॉलीमर्स होते हैं, तो ये स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स ही कनेक्ट होकर फाइनली आपको प्रोटीन देते हैं। आई थिंक आप क्लियर हो, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। इतना सिंपल तरीके से मैं सोच के भी नहीं आया था कि आपको बताऊंगा, लेकिन बता दिया, ठीक है ना। तो पेप्टाइड्स क्लियर है, स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स आपस में कनेक्ट होकर बाद में हमें प्रोटीन्स देते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड्स कैसे बनता है, कोई भी दो अल्फा अमीनो एसिड लो, जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट लेने हैं, सिमिलर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो हमने दो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड लिए, उसमें से एक वाटर निकाल दिया, इसमें से OH गया, इधर से H गया, ठीक है ना। एक अल्फा अमीनो एसिड का हमने एसिडिक ग्रुप से OH निकाल दिया और दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के बेसिक ग्रुप से हमने H निकाल दिया, तो वाटर निकल गया, तो ये फाइनली ये प्रोडक्ट आपका बना। तो इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड क्यों आया, डाई वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये दो अल्फा अमीनो एसिड से बना। अगर देखो अब अगर तीन अल्फा अमीनो एसिड यूज होते, तब आपका जो पेप्टाइड बनता है उसको बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। सिंपल सी बात है, देखो 3 अमीनो एसिड अगर यूज होंगे तो आपको मिलेगा ट्राईपेप्टाइड, अगर 4 अमीनो एसिड यूज होंगे तो आपको मिलेगा टेट्रापेप्टाइड। तो ऐसे आगे चलता ही जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, पेप्टाइड समझ आ गया क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होकर बाद में हमें फाइनली प्रोटीन्स देते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन में और बोलूं तो अल्फा अमीनो एसिड्स, पहले क्या अल्फा अमीनो एसिड आपस में कनेक्ट होकर पहले स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स बनाते हैं, मतलब स्मॉल पॉलीमर्स बनाते हैं, और ये स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं वो आपस में लिंक करके फाइनली हमें प्रोटीन्स देते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अपना पेप्टाइड्स होते हैं। इस चीज को याद रखना, ये जो आपकी लिंकेज है, देखो मैंने बॉक्स में जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो आज से एक पॉइंट और याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज होती थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में जो लिंकेज होती थी उसको हम क्या बोलते थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और याद रखेंगे प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स का ही पार्ट है, तो चाहे प्रोटीन्स की बात कर ले या पेप्टाइड्स की बात कर ले, क्योंकि प्रोटीन्स इससे ही मिला के बना होता है। तो प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज। तो याद रखेंगे, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज होती है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन्स में अगर पूछे तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको ये आपका पेप्टाइड्स के बारे में है सब कुछ। तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, थोड़ी एक और डेफिनेशन देखते हैं, प्यारी सी डेफिनेशन। देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब जिसमें 10 से ज्यादा अमीनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड जो होता है। देखो जैसे मैंने आपको पॉलीसैकेराइड कराया था, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता था, जब वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें 10 से ज्यादा यूनिट्स मिले, ठीक है ना, 10 से ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले तो उसको बोलते थे पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या होगा, जिसमें 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है बात। तो पॉलीपेप्टाइड, पहली बात प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड with more than 100 amino acid residue, ठीक है, with molar mass greater than, ठीक है, 10,000 mu, ठीक है, 10,000 AMU, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स की एक डेफिनेशन ए भी है, और जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि पॉलीमर क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। लेकिन अब मैंने आपको बताया इसके थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन लगती है ना, तो ये वजनदार लगती है, तो बहुत सिंपल सी है। ये इंप्रेशन अच्छा बनाती है कि एक साइंस स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। एक साइंस का जो प्योर स्टूडेंट होगा वो इस डेफिनेशन को बोलेगा, और मेरे जैसे लिजर स्टूडेंट को ये होगा तो बोलेगा भाई पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है, लेकिन वजन किस में ज्यादा है, इस डेफिनेशन में ज्यादा है। ठीक है ना, समझ रहे हो, फील ले रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हो, ठीक है, विद मोलर मास, और उसका मोलर मास क्या होता है, ग्रेटर देन 10,000 AMU, 10,000 AMU, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है ना, प्रोटीन्स का मोलर मास, ये भी पूछ सकते हैं प्रोटीन्स का मोलर मास कितने से ज्यादा होता है, तो 10,000 म्यू से ज्यादा होता है। क्लियर है बात। और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो।
क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी प्रोटीन्स होते हैं। अब बात करें आगे, देखो एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, इंसुलिन हैज ओनली 51 अमीनो एसिड। देखो इंसुलिन भी आपका एक प्रोटीन होता है जिसमें लेकिन सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखो हमने वैसे डेफिनेशन में क्या कहा था कि कम से मोर देन 100 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में। तो लेकिन इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इस एक अलग चीज को, एक एक्सेप्शंस को भी आप याद रखना कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, बट इट इज ए प्रोटीन, तब भी एक प्रोटीन है। तो गाइस याद रखेंगे कि इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स ही होते हैं, लेकिन तब भी वो एक प्रोटीन है, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखेंगे। अब आगे गाइस करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करेंगे अब प्रोटीन्स की। किसके बेस पे करेंगे? बेस बताना होता है हमें कि किसके बेस पे हम कर रहे हैं दोनों को क्लासीफाई। दो टाइप्स जो हम प्रोटीन्स की टाइप्स बना रहे हैं और किसके बेस पे बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं मॉलिक्यूलर शेप के बेस में। तो देखो मॉलिक्यूलर शेप के बेस में आपका जो प्रोटीन्स है वो दो टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक है फाइबरस और एक है ग्लोबुलर। तो देखो दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो फाइबरस क्या होते हैं? जो फाइबर लाइक होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं। फाइबर आपको पता है ना? तो फाइबरस क्या होते हैं? फाइबरस प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो फाइबर्स की तरह होते हैं। देखो जैसे आपका जो हेयर है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो फाइबरस होते हैं इनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपने हेयर है ना, हेयर जो एक सिंगल हेयर ले तो उसका जैसे स्ट्रक्चर, जैसे अपना ऐसे हेयर ले तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है फाइबरस का, ठीक है ना? तो इसलिए फाइबरस का पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग, इट इज ए लॉन्ग होता है, थिन होता है, बहुत पतला होता है, और तीसरी बात फाइबर लाइक होता है। दूसरी बात फाइबर लाइक है, इसको हेयर लाइक भी बोल सकते हो कि बाल की जैसा एक सिंगल हेयर हो अपना, उसकी तरह होता है। अब नेक्स्ट बात करें ग्लोबुलर की। तो ग्लोबुलर क्या होता है? फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप। देखो ग्लोबुलर क्या होता है? ग्लोबुलर देखो ऐसे देखो ग्लोबुलर क्या लिखा है मैंने? फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप। देखो जैसे आप इमेजिन करो, वैसे आप एनसीईआरटी साथ में खोल के रखना, आपको दिखाया होगा उधर ग्लोबुलर, ठीक है ना? इधर बोर्ड में बाय हैंड लिखना बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है 3D शेप है वो, तो नहीं बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी इतनी स्पेस नहीं होती, ठीक है ना? और आपको पता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, मोनालिसा की पेंटिंग मैंने बनाई थी, ठीक है ना? तो 2D बनाने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, तो 3D तो दूर की बात है, ठीक है? तो देखो वैसे समझाता हूं आपको होता क्या है। जैसे आपने रिबन देखा होगा ना, जो अब हम कोई किसी चीज की मतलब उद्घाटन करते हैं किसी चीज का, तो हम रिबन काटते हैं। तो जो आपके पास रिबन होता है, जो गर्ल्स पहले जब आप 10 तक थे तो गर्ल्स रिबन अपने सिर पे बांध के आते थे ना, तो जो रिबन होता है, रिबन जैसा रिबन हो, और रिबन को ऐसे ऐसे फोल्ड करते आओ। रिबन को आप इमेजिन करो मेरे पास रिबन है, इमेजिन करो मेरे पास रिबन है, और रिबन को ऐसे फोल्ड करते आओ, ऐसे फोल्ड कर करके आओ और एक स्पेयर बना दो, ऐसे फोल्ड कर करके आओ, एक स्पेयर बना दो। तो वही होता है ग्लोबुलर, ठीक है? फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, जिसको आप देख भी लेना, आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने आपको ये लाइन बोली है कि ऐसे फोल्ड होते आ रहा है, तो और 3D शेप, स्फेरिकल 3D शेप बना रहा है, और आपको डायग्राम एक बार देखोगे जस्ट 10 सेकेंड में आपके क्लिक हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। क्लियर है बात? तो ये लॉन्ग थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका फोल्ड, और ये होता है फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, ठीक है? इसकी एग्जांपल देखो क्या है? इसकी एग्जांपल है केराटिन और कोलाजन। देखो केराटिन आपके हेयर्स में होता है ना? केराटिन आपके हेयर्स में होता है, ठीक है? केराटिन आपके हेयर्स में होता है, बहुत ही नेसेसरी प्रोटीन्स होता है हेयर के लिए। और कोलेजन आपके प्रेजेंट होता है बोन्स में, हड्डियों में, और स्किन में भी प्रेजेंस होता है, ठीक है ना? तो ये दो आपके फाइबरस प्रोटीन की एग्जांपल है। एक केराटिन जो कि आपके हेयर में प्रेजेंस होता है, और एक कोलेजन जो आपकी स्किन में या हड्डी में, बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? आप जैसे भी समझ लो। तो ग्लोबुलर जो होता है इसकी एग्जांपल क्या है? हीमोग्लोबिन आपको आई होप पता हो, ठीक है? इंसुलिन और इंजाइम्स में आपको बहुत अच्छी तरह करा चुका हूं सरफेस केमिस्ट्री में। अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री की है तो आपसे आसानी से हो जाएगा, नहीं तो उसको भी देख लो, आपके 4 नंबर और एडअप हो जाएंगे। जितना ज्यादा करके जाओगे एग्जाम में उतना ही फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना? इसलिए जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो।
तो इसको खत्म करने के साथ साथ एक एंजाइम वाला चैप्टर उधर खत्म करो, तो सरफेस केमिस्ट्री भी खत्म करो, 4 नंबर और ऐड अप करो। रोज अपनी झोली भरते जाओ, तभी एक दिन वो मतलब खजाना बन के निकलेगी। रोज एक एक सिक्का डालोगे तभी बाद में वो खजाना बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो साथ साथ में करते रहो सब कुछ, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल इसकी हो गई। अब थर्ड पॉइंट इसका क्या है, फाइबरस जो होते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे आप एग्जांपल वैसे रिलेट करने के तौर पे बता रहा हूं कि जैसे आपको पता है आपका हेयर इनसोल्यूबल होता है वाटर, अरे पानी में घुल तो नहीं जाता ना, तो इनसोल्यूबल इन वाटर फाइबरस, क्योंकि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड जो ग्लोबुलर होते हैं और सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है ना। तो ये आपके दो टाइप्स हैं, दो क्लासिफिकेशन हमने की है प्रोटीन्स को, दो टाइप में, एक फाइबरस और ग्लोबुलर में, जिसको हमने देख लिया कि फाइबरस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर ऐसे ऐसे एक रिबन की तरह ऐसे शेप बनती आती है। 3D हमको एक 3D हमें स्पेरिकल, देखो फोल्ड इनटू स्पेरिकल 3D शेप, एक 3D स्पेरिकल हमें शेप देता है। इसको आप देख लिया होगा, आई होप आप तक अपने, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल मैं दे दी है, उसके बाद बताया कि एक कौन सोल्यूबल है कौन नहीं सोल्यूबल है। इसको याद रखना, वैसे तो याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि फाइबरस आपको पता होगा कि इनसोल्यूबल होता है, तो ग्लोबुलर अपने आप उससे इंडिकेट कर सकते हो कि वो सोल्यूबल होता है, क्योंकि डिफरेंस बना रहे हैं ना। तो जब ये इनसोल्यूबल है तो ये सोल्यूबल हो गई भाई, ठीक है ना, तभी तो हम डिफरेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन, देखो गाइस प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत, क्योंकि देखो यार, देखो ना अपने आप देखो, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड है। जब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड है तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसका। तो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत होता है, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करते हैं। तो अभी आपको बताता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम उसको जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसको 4 लेवल में क्लासिफाई करते हैं। देखो पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, जैसे एक सिंगल सी आपका जो एक सिंगल सी चेन होती है, वो आपका देखो सिंगल चेन हो जो अमीनो एसिड की, है ना, अमीनो एसिड की सिंगल सी चेन जो होती है वो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये अपना फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट लेवल में अभी हम बात कर रहे हैं। वैसे जो प्रोटीन होता है अपना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है अपना प्रोटीन। तो हम उसका लेवल टू लेवल अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले ऐसा होता है, सबसे पहले लेवल उसका ऐसा होता है कि सिंगल जो उसकी यूनिट होती है ऐसे होती है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, सिंगल चेन होती है अल्फा अमीनो एसिड की। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हैं, इसको डिस्क्राइब करता है। तो आपको कभी कोई पूछे व्हाट प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब, तो आप बोलोगे इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस को बताता है अमीनो एसिड्स की। क्लियर है बात। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लेवल उसका क्या है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन्स का, देखो जब अब आपकी यही चीज है, अब आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम कोयल कर दें, ऐसे ऐसे कोयल कर दे, ठीक है ना, राइट हैंड कर्व रूल के अकॉर्डिंग इसको कोयल कर दे, तो देखो आपका अब हेक्सियल शेप बन गई ना, ये देखो कोयल सा ऐसे गुच्छा सा बन गया ऐसे। तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो आपको इसमें भी पूछ लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको क्या डिस्क्राइब करता है। पहली बात सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस बताता है हमें अमीनो एसिड की, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है जब उसको हम फोल्ड कर दें ऐसे, देखो जैसे आपको दिख रहा है ऐसे हमने हेलिक्स बना दिया, तो ये आपका हेलिक्स शेप होती है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का ऐसा, ठीक है ना। और ए डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि पॉलीपेप्टाइड चेन की शेप कैसी है उसके बारे में आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइंड करता है, मतलब बताता है आपको। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है, ठीक है। लेवल टू लेवल देख रहे हैं, पहले सबसे पहले हमने उसकी सिंगल सी यूनिट देखी, उसके बाद ऐसे होता है, वो आगे फोल्डिंग होती है उसमें। उसके बाद देखो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही देखो 2 टाइप्स होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। देखो पहला है अल्फा हेलिक्स
और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। तो इन दोनों को आप फोटो देख सकते हो आराम से अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म, देखो यही मतलब मैंने मेन पॉइंट लिखा है जो इसमें जरूरत है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स की तरह होता है ना, हेलिक्स होता है, जैसे ये हेलिक्स है, देखो इसी की दो टाइप्स, इसी को मतलब स्कैंडी स्ट्रक्चर की आपका बेसिक फॉर्म, बेसिक शेप तो यही है, तो इसको ही बस हमने आगे दो पार्ट में और क्लासिफाई किया है। एक है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, मतलब इसमें क्या होता है, बस सारे जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बन जाते हैं और आपकी एक अल्फा हेलिक्स का एक तरह का स्ट्रक्चर मिलता है आपको, जिसको आप आराम से आज देख लेना एक बार, ठीक है ना। बुक खोलो और एक बार साथ में देख लो कि अल्फा अमीनो एसिड ऐसा दिखता है, तो आपको थोड़ा एक माइंड में इमेज चली जाएगी। क्लियर है बात। और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती हैं, different chain stretch out to maximum extension and then joined by intramolecular hydrogen bonding। देखो आपको अल्फा हेलिक्स क्या होता था, अल्फा हेलिक्स यार इधर बनाना था ना थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो वैसे क्या होता है अल्फा हेलिक्स, ऐसे 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 ये रिबन सा होता है ना, ये रिबन सा होता है ऐसे, तो ऐसे बताना कि टफ हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ऐसे एक हेलिक्स बना होता है और इसमें जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, देखो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर क्यों होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी, क्योंकि इधर देखो CO बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन भी है और NH बॉन्ड भी है, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से पॉसिबल है, ठीक है ना। पेप्टाइड्स में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि अपने पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और NH ग्रुप है, NH ग्रुप है, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से पॉसिबल है, तो इसलिए इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। और इसी अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। देखो हेलिक्स शेप में जो आपकी जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जब बन जाती है तो आपकी जो शेप हो, जो आपकी जो उस टाइप को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स सिंपल सी बात क्या होता है, ओ स्कैंडी स्ट्रक्चर की टाइप जिसमें ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएं, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते थे उतने हम बना लेंगे, तो जो आपको शेप मिलती है, जो आपको टाइप मिलती है उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और एक होती है बीटा प्लेटेड शीट। देखो बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, शीट की तरह होता है, शीट की तरह होता है। इसमें देखो क्या होता है, डिफरेंट चेन स्ट्रेच आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। जो डिफरेंट चेन्स होती हैं, डिफरेंट चेन्स होती हैं और मैक्सिमम एक्सटेंट तक स्ट्रेच हो जाती हैं, उसके बाद एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती हैं बाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप स्ट्रक्चर वैसा देख लेना उसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे इधर वैसे अपने पास थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वो वाला बोर्ड होता ना तब मजा आता, तो इधर मैं वैसे चलो ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ऐसा होता है कि एक अपनी ए है, ठीक है, एक अपना अल्फा अमीनो एसिड की चेन ए है, एक ए है, ठीक है, ए आपकी अल्फा अमीनो एसिड की चेन एक ए है, ए मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाती है। पहले मैक्सिमम जितना खुल सकते हैं उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद में ए आपस में भी ए दो जो चेन्स हैं ए आपस में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती हैं। तो ये दो चेन आपस में आगे पहले क्या होता है, जो सिंगल चेन्स हैं ये अपनी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक खुल जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाते हैं। उसके बाद ये जो दो आपस में चेन है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बीटा प्लेटेड शीट की, देखो शीट की तरह है ना, शीट की तरह है, तो ये शीट की तरह स्ट्रक्चर है, मतलब शीट वैसे शीट नहीं लग रहा है, लेकिन ये इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे हो रहा, तो ये शीट की तरह हो जाता है काम, ठीक है। तो ऐसे देखो इधर शीट बन जाती है एक, तो इसको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, वैसे आपको थ्योरी बेस भी पूछा जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है ना, एक बार देख लेना उसको। तो दो टाइप्स होते हैं स्कैंडी स्ट्रक्चर की, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। दोनों के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं जिससे क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर इन पे, वैसे तो इस पे आएगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि कुछ है ही नहीं पूछने लायक, और अगर आया भी तो ये दो पॉइंट पे ही आएगा कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ओ स्कैंडी स्ट्रक्चर जिसमें ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलते हैं
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और बीटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चेन मैक्सिमम एक्सटेंशन तक पहले खुल जाते हैं, उसके बाद आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप्स होती हैं उसकी। उसके बाद आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ही हम आगे वाउंड कर दें, आगे दूसरे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आगे दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दें। देखो एक हमने लिया, एक हमने लिया, एक और ऐसे लिया, तो दोनों को हमने जब आपस में वाउंड कर दिया, तब दोनों को आपस में जब कनेक्ट कर दिया तो आपको टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है। देख रहे हो आप, जैसे जैसे हम लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट लेवल अपना क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड लेवल क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले हमने सिंपल सा लिया था, उसको हेलिक्स कर दिया, फोल्ड कर दिया, उसके बाद आगे दो ज्वाइन कर दी और कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखो जो लास्ट लेवल है प्रोटीन का, एक देखो इसमें क्या होता है, देखो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, बहुत से टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होके आपस में ज्वाइंट हो गए, बाद में आपको फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता देते हैं, जो कि एक्चुअल में प्रोटीन से ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल होता है, जिसको ऐसे देखना ऐसा नहीं होता जैसे इथेन, जैसे हमने सिंपल से मॉलिक्यूल लिखे हैं, ये तो बहुत सिंपल से हैं, लेकिन ये जो होता है बहुत, क्योंकि देखो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, लाइन लगी होती है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, लाइन लगी होती है अमीनो एसिड्स की, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसलिए हमने इसको अलग अलग लेवल में डिफाइन किया कि आपको सिंपल से पता लगे कि एक सिंगल यूनिट उसकी ऐसे होती थी, बाद में वो फोल्ड हुआ, बाद में ऐसे ज्वाइंट हुआ, बाद में जो ज्वाइन होकर टर्शरी स्ट्रक्चर मिला, वो आपस में आगे ज्वाइन होते गए, आपस में और कॉम्प्लेक्सेशन करते गए, फाइनली आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिला। क्लियर है बात? ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट देखो मैंने लिखा है, डिस्क्राइब डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट, कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है टर्शरी स्ट्रक्चर कि डिफरेंट जो टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ही बनता है, बस डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स सा एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आपका होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपका क्या डिस्क्राइब करता है, सिंपल सी बात, वो डिस्क्राइब करता है, देखो डिस्क्राइब डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट, कि स्पेस में कैसे एक दूसरे से टर्शियल जो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे एक दूसरे स्पेस में अरेंज हैं, उसको डिस्क्राइब करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, देखो बता रहा है ना कि स्पेस में कैसे देखो स्पेस में कैसे आपस में अरेंजमेंट हुई है, दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हुई है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, आई होप आपको मतलब थोड़ा वैसे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं जितना अपने तरफ से कोशिश हुई मैंने बताने की कोशिश की। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी होता, जो कि हम आगे बहुत जल्दी ले लेंगे, ठीक है ना, तो डिजिटल बोर्ड होता फिर तो मतलब और आपको मोहब्बत करा देता, लेकिन जितना बाय हैंड जितना करा सकता था मैंने अपने तरफ से कोशिश की। आई होप आपको समझ आया हो कि सबसे पहले हमने उसके डिफरेंट लेवल्स बनाए हैं प्रोटीन्स के, कि उसके स्ट्रक्चर को हम छोटे से छोटे पार्ट से कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी हम विजुलाइज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, उसका हमने लेवल इंक्रीज किया, उसको और कोएक्सियल कर दिया, वाउंड कर्ल कर दिया, उसके बाद इन दो को ज्वाइन कर दिया और कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद इनको और वाउंड कर दिया, ज्वाइन कर दिया आपस में, तो आपको फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं किसके, प्रोटीन्स के, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम डिफरेंट लेवल में से स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है बात? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, पहले बताओ इधर तक सब कुछ क्लियर है यार, यही इंपॉर्टेंट था प्रोटीन्स में। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है पेप्टाइड लिंकेज। यही ज्यादा पूछते हैं कि प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, तो आप बोलोगे पेप्टाइड लिंकेज, और इसके डिफरेंस तो आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, देखो डीनेचुरेशन मतलब इसमें प्रोटीन, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखो क्या होता है, देखो प्रोटीन्स, देखो जो प्रोटीन्स 2 डिग्री एंड 3, जो प्रोटीन्स के 2 डिग्री और 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब 2 डिग्री प्राइम सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस,
चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है कि प्रोटीन्स में कोई एक्सटर्नल चेंज करना, मतलब उसको स्ट्रेस कर देना, ठीक है, या तो उसमें उस प्रोटीन्स में प्रोटीन्स के ऐसा टेम्परेचर देना, ठीक है, प्रोटीन्स को कुछ अलग चीजें देना, मतलब जो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए उससे कुछ अलग देना, या तो पीएच चेंज कर देना, मतलब एसिडिटी या बेस उसको या एसिडिक ज्यादा कर देना या बेसिक ज्यादा मीडियम में रख देना। तो उसके कारण क्या होता है, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जब हम उसको अनडिजायरेबल कंडीशंस देते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड यूज किया कि जब हम उसको अनडिजायरेबल कंडीशंस देते हैं, मतलब जो ऐसी कंडीशन जो इच्छा नहीं रखता और लेने की, तो अगर हम उसको ऐसी कंडीशंस देते हैं प्रोटीन्स को, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सटर्नल स्ट्रेस, चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय होना बाय एनी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो उसका अनडिजायरेबल चेंजेस करने के कारण प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाना, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है बात। जैसे आप दूध लेते हो, मिल्क लेते हो, मिल्क से आप कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो, तो उसमें भी क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। आप रख देते हो दही को, मतलब दूध रख लेते हो, दूध का जो मटेरियल होता है उसको रख लेते हो, उसमें फिर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, उस प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, बहुत प्यारा प्रोसेस है वैसे। तो आप दूध से जब दही बनाते हो तब भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। दूध से जब आप दही बनाते हो तब भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, उसके बाद बैक्टीरिया से रिएक्शन करके फाइनली आपको दही मिलता है, जिसको आप फिर चीनी डाल के खाते हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाना ड्यू टू सम एक्सटर्नल अनडिजायरेबल चेंज के कारण, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन देखो क्या होते हैं। विटामिन पहली बात बहुत ही, मतलब विटामिन हमें हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए, अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी एक सब्सटेंस है, जो हमें चाहिए होता है अपनी बॉडी के ग्रोथ के तौर पे या अपनी डाइट के तौर पे हम विटामिन खाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट में लेते हैं विटामिन। अगर आप ज्यादा अमाउंट में भी ले लोगे ना कि विटामिन खा रहे हैं, तब भी भाई बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए जो विटामिन की जो मेडिसिन आती हैं, विटामिन की मेडिसिन आती है ना, तो विटामिन की जो गोली होती है, मेडिसिन होती हैं, वो डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन एक प्रॉपर अमाउंट्स में जब लें तभी फायदा करता है। अगर हमें एक्सेस में ले लिया तब भी भाई बर्बाद कर देगा। तो एक प्रॉपर मैनर में लिया जाता है विटामिन को, ठीक है। तो विटामिन क्या होते हैं, सिंपल सी बात, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे चीज, ठीक है, जो अपने बॉडी के डेवलपमेंट में यूज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में मदद करती है और उसके डाइट में नेसेसरी होती है, तो उसको बोलते हैं विटामिन, ठीक है। क्लियर है बात। तो देखो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, जो सोल्यूबल इन फैट होते हैं। और एक बात और करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इन वाटर, कि फैट में तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन वाटर में नहीं होते। तो उन विटामिन को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, जो सोल्यूबल होते हैं फैट में लेकिन वाटर में नहीं होते, ठीक है ना। फैट क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और वाटर क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। तो जो अपने मतलब फैट सोल्यूबल प्रोटीन्स होते, विटामिन होते हैं, और सोल्यूबल होते हैं फैट में लेकिन वाटर में नहीं सोल्यूबल होते। और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें याद करने की क्या जरूरत है, इसमें क्वेश्चन ए पूछते हैं कि कौन से विटामिन हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं। तो बस बी और सी जो विटामिन हैं, बी सी, ठीक है ना, जो आप कभी कभी किसी बच्चे को आपस में व्हाट्सएप में प्यार भरी बातें करते हो तो आप कभी कभी बीसी वर्ड का यूज करते हो, जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो आप जानते हो ऐसे।
ठीक है। तो BC याद रखना, BC प्रोटीन्स होता है जो कि इनसोल्यूबल, जो कि सोल्यूबल विटामिन होते हैं। बाकी जितने भी आपके विटामिन हैं जैसे ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन, ये सारे इनसोल्यूबल होते हैं। तो इन दोनों को याद रख लो कि ये दोनों सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे इनसोल्यूबल ही होते हैं। तो क्वेश्चन इसी पे आता है। आपको दे देंगे ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, तो उसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देंगे कोई कि एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, दूसरा है ई, तीसरा है के और चौथा दे देंगे मान लो बी। ठीक है, चौथा दे देंगे आपको कि बी, विटामिन बी। तो आपको सीधा मारोगे बस कि वाटर, जो अपना वाटर सोल्यूबल क्या है, बी है। तो बस आपको एक आया भी हुआ है क्वेश्चन, मैं देखा हुआ तब बता रहा हूं। ठीक है ना, कि ऐसे आपको दिया होता कि विच ऑफ द विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, तो उधर ऐसे ऑप्शन दिए थे ए विटामिन, ठीक है, डी विटामिन और ऐसे सी में बी विटामिन और एक मान लो कोई के विटामिन दिया था। तो आप क्या लगाओगे, बस सिंपल सी बात, वाटर सोल्यूबल क्या है, बी है। तो बस काम खत्म। ठीक है ना, तो बस इसमें बताने वाला इतना ही था। ठीक है, तो फ्री के मार्क्स होते हैं यार, बस करने का मन नहीं करता बच्चों का, क्योंकि लास्ट वाला एक तो लास्ट में आता है चैप्टर, तो बच्चे करने का मन नहीं करते और थोड़ा सा अलग भी लगता है, क्योंकि थोड़ा बाकी ऑर्गेनिक अलग तरफ है, अलग ही कुछ लेवल पे है। ठीक है ना, तो अब चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के। अगर विटामिन, देखो विटामिन एक नेसेसरी चीज होती है जो अपने डाइट्स में हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब उसकी कमी हो जाए, तब उसके कारण कुछ हमें बीमारियां हो जाती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो बात करते हैं डिसीजेस कॉजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कि कौन सी बीमारी होती है जब विटामिन की हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके बात कर लेंगे सब पे। तो जब विटामिन ए की कमी हो अपने शरीर के अंदर, अगर विटामिन ए की कमी हो तो अपने को एक्सैरोफिथैलेमिया हो जाता है। बीमारीज हैं, ठीक है, डिसीजेज हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको एक्सैरोफिथैलेमिया हो जाता है। ये ज्यादा आपको बायो का स्टूडेंट बता पाएगा, बायो के टीचर एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। तो एक्सैरोफिथैलेमिया होता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और आपका कोई मतलब भी नहीं है इनको डिटेल में करने का। ठीक है, तो विटामिन ए की अगर कमी हो तो आपको 2 बीमारी होती है, एक्सैरोफिथैलेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी कुछ ऐसी मतलब आई से रिलेटेड ही है। ठीक है ना, वैसे बताने को बता सकता हूं, लेकिन सोचता हूं कि क्यों बताऊं जब आपके काम का ही नहीं है। वैसे एक्सैरोफिथैलेमिया, चलो एक्सैरोफिथैलेमिया क्या होता है, जो आपका आई में कॉर्निया होता है ना, आई में जो कॉर्निया होता है, जब आपको मैं फिजिक्स में कराऊंगा आई के बारे में तो उधर मैं आपको कॉर्निया बताऊंगा। तो एक्सैरोफिथैलेमिया क्या होता है, जो आपका कॉर्निया होता है ये हार्ड हो जाता है। एक्सैरोफिथैलेमिया, जब विटामिन ए की कमी होती है तो अपना जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है, उसी डिसीज को बोलते हैं एक्सैरोफिथैलेमिया। ठीक है ना, वैसे बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका आएगा नहीं, वैसे आपको बस यही पूछेंगे विटामिन ए से कौन सी डिसीज होती है, तो बस आपको एक्सैरोफिथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है ना, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो जितना अपने परफेक्ट सिलेबस में है उसमें बाउंड रहेंगे, क्योंकि अपने को बहुत बड़ा सिलेबस पहले ही है और अगर एक्स्ट्रा चीजें करते गए तो सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। ठीक है ना, तो ये सब अगर आप 11th में होते अभी, मतलब अभी आपके पास टाइम बहुत होता तो जरूर कराता। तो अब बात करते हैं, विटामिन ए देख लिया कि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें कौन सी डिसीजेस होती हैं। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। देखो बी, विटामिन जो बी है उसके हमने कुछ टाइप्स लिखी हैं। विटामिन B1, एक होता है विटामिन B2, एक होता है विटामिन B6, एक होता है विटामिन B12। तो विटामिन B1 की जब अगर डेफिशिएंसी हो तो हमें क्या होता है, बेरी एक डिसीज होती है। बहुत प्यारा सा नाम है वैसे, लेकिन है डिसीज, एक बीमारी है। ठीक है ना, बेरी वैसा लगता है कि जामुन जैसा कोई वर्ड है। तो विटामिन B1 क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज अपने को होती है। ठीक है, और अगर विटामिन B2 हो तो अपने को चैलोसिस और डिजेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चैलोसिस और डिजेशन प्रॉब्लम मतलब हजम करने में प्रॉब्लम होती है, और एक चैलोसिस होता है, पता है मुझे लेकिन बताना नहीं चाहता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसको बस आप याद रखना ऐसे कि विटामिन B2 क्या होता है, चैलोसिस होता है। उससे कौन सी डिसीज होती है, चैलोलिसिस, और डिजेशन प्रॉब्लम होती है, हजम करने में
चीजों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और विटामिन B6 क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन होती है, एक डिसीज है, ठीक है ना। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ RBC होती है, रेड ब्लड सेल अपने कम हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल अपने कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं अगर विटामिन B12 की कमी हो। तो ये पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं विच ऑफ द विच, मतलब ऐसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज बेरी बेरी डिसीजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरी बेरी डिसीजेस कौन किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीजेस अपने को होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये चीजें पता नहीं चाहिए, देखो इसलिए लिख के लेके आया हूं। नहीं तो ज्यादा अगर आप देखोगे किसी भी कहीं भी लेक्चर में देखोगे तो ज्यादा अगर केसेस में आपको नहीं बताया गया है कि आपको कहा है कि आप अपने आप रीड कर लो, आप किसी यूट्यूब में या कहीं भी देखोगे तो जल्द, और आप इनफैक्ट कोचिंग की भी बात करें तो उधर भी कहते हैं कि अपने आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा कि इसको समझ के रखना, ठीक है ना, इसको याद करके रखना अच्छी तरह, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन C की डेफिशिएंसी हो तो अपने को स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी होता है, चलो ये बता देता हूं, जब अपने मतलब टीथ में, अंदर टीथ में, गम्स में जब खून निकलने लग जाता है, कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब वो एप्पल खाते हैं, एप्पल खाते हैं तो उनके जो एप्पल जब आधा कटा होता है, जब एप्पल खाते हैं तो देखते हैं कि एप्पल खाया और खून निकला हुआ है, यार एप्पल में खून दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है ना। तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, सिंपल सा था तो बता दिया, वैसे बाकी भी बता सिंपल ही है, लेकिन कोई टाइम बात हुई है ना, टाइम नहीं है अपने पास, तो वैसे जितनी देर में मैंने बकवास की उतनी देर में बता सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स मतलब बोन्स, अपनी जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती है, इसीलिए हमको कहते हैं कि सर्दियों में थोड़ा धूप लेनी चाहिए कि अपनी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, अपनी हड्डियां मजबूत रहे। तो विटामिन D हम लेते रहते हैं, ये तो अपना नेचुरल सोर्स है, ठीक है, इसमें हम लेने में कसर नहीं छोड़ते। तो रिकेट्स हो जाता है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, ठीक है। विटामिन E की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, मसल्स अपने वीक हो जाते हैं, देख रहे हो मेरे मसल्स, ठीक है ना। तो विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखो इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। देखो ब्लड क्लोटिंग टाइम क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी। देखो अभी कुछ मतलब कुछ 10-15 केस ही अभी मिले अपने वर्ल्ड में, जिसमें क्या होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर प्लेस में चीज मिली थी कि काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई कि जैसे अगर उनका मतलब जैसे अपने तो अगर कहीं अपने को चोट लगती है, अपने को कोई चोट लगती है तो अपना जब खून निकलता है तो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, अपने आप क्लोटिंग होने लग जाती है ना, खून अपने आप बंद होने लग जाता है, ऊपर ब्राउन ब्राउन सी एक लेयर आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन इस काफी प्लेस का मतलब कुछ ऐसे केस मिले जहां पे किसी आदमी का, कुछ ऐसे पेशेंट्स मिले थे जिन पे अगर हमें छोटा सा एक छोटी सी अगर खून का एक निकाल दिया, मतलब एक छोटा सा हमने कुछ मार दिया, ठीक है, उसमें छोटी सी एक ड्रॉपलेट से की फॉर्म में जैसे एक सुई मार दी, ठीक है, सुई मारी, उसमें खून छोटा सा निकलना स्टार्ट हुआ। अपने केस में क्या होगा, हम नॉर्मल हैं, ठीक है, तो अपने केस में क्या होगा, खून थोड़ी देर निकलेगा उसका बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले जिनका खून निकलता ही जा रहा है, कभी क्लोटिंग हो ही नहीं रही है ब्लड की, तो बहुत मतलब खून निकल ही जा रहा है, अपनी क्लोटिंग हो ही नहीं है, ब्राउन सी लेयर आ ही नहीं रही है, तो भाई खून सारा ही निकल जाएगा तो बंदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही एक कारण है। विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है ब्लड क्लोटिंग टाइम, कि जो ब्राउन सी लेयर आने में का जो क्लोटिंग टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ब्राउन लेयर जितना लेट आएगी उतना खून ज्यादा निकल जाएगा, तो भाई फिर खून लेना पड़ेगा ब्लड बैंक से। तो विटामिन K की डेफिशिएंसी से ये होता है। तो ये आपको डिसीजेस याद रखने हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना। मैं चाहता तो लिख के ना लेके आता, आपको कहता एनसीईआरटी से रीड कर लो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इधर देख के जाओ कि आपको सब कुछ क्लियर हो उधर, ठीक है ना, कि इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करो तो आपको कोई भी एक पॉइंट ऐसा ना मिले जो मैंने ना कराया हो, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं हूं, और कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट देना भी चाहता हूं, तो इसको बस
कर लो, ठीक है ना। तो आपको काफी कुछ वैसे नहीं भी चाहता नहीं था कि मैं इनके बारे में बताऊं कि स्कर्वी क्या होता है, ब्लड कोटिंग टाइम क्या होता है, लेकिन कभी कभी आत्मा रुकती नहीं है, कहती है बता दे यार, कुछ तो बता दे। तो चलो बता दिया जितना बताना था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन हो गए अपने, ठीक है, विटामिन के बारे में इतना ही करना था। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखो न्यूक्लिक एसिड के में हम दो टाइप करेंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड में अपने दो टाइप्स हैं, दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है कि डीएनए, एक आरएनए। डीएनए का नाम तो आपने बहुत बार फिल्मों में सुना होगा, ठीक है ना, डीएनए चेकअप कराओ। तो एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो आज से डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म याद रखना, इनकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनकी आज से फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछ लेते हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहली बात है कि याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड में हमने दो चीजें देखी है, कि डीएनए और एक आरएनए। क्लियर है बात? तो अब देखो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जब न्यूक्लिक एसिड की हम हाइड्रोलाइसिस करें, न्यूक्लिक एसिड की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें पेंटोस शुगर मिलती है, ठीक है। पेंटोस शुगर मतलब देखो 5 कार्बन वाली शुगर, अभी बताऊंगा आगे वैसे, ठीक है। 5 कार्बन वाली शुगर मिलती है, पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाली, ठीक है। पेंटोस शुगर मिलती है, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव मिलते हैं, और हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस मिलते हैं। मतलब आप सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो, जैसे हम क्या करते थे, जैसे हम स्टार्च कहते थे, स्टार्च किससे मिलकर बना होता था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो उसमें हम कहते थे कि स्टार्च मतलब स्टार्च किससे मिलकर बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। क्यों? क्योंकि जब स्टार्च नहीं, जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो हम यही बोलते थे कि जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिल रहा है। इसका मतलब कि जो अपना सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लिक एसिड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 3 चीजें मिलती हैं, पेंटोस शुगर, एक फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव, फॉस्फोरिक एसिड के या फॉस्फोरिक एसिड के डेरिवेटिव्स, और हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस, मतलब एक नाइट्रोजनियस बेसिस भी मिलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये चीज मिलती है। तो आप मतलब इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड कंपोज ऑफ पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव एंड हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक है ना, कि प्रोटीन्स इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ये 3 चीजें ही मिलती हैं। क्लियर है बात? तो डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए आरएनए इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी आगे और भी बताऊंगा डीएनए आरएनए के बारे में। तो देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए में आपको क्या क्या पूछते हैं। देखो डीएनए में 4 बेसिस प्रेजेंट है, इन बेस के नाम आपको पता होना चाहिए यार, थोड़ा याद करना ही पड़ेगा अब, ठीक है ना। तो क्योंकि बायो से रिलेटेड टॉपिक है ना, तो बायो में बाय हार्ट हमें चीजें याद भी होनी चाहिए। क्योंकि बॉडी में अगर आपके बॉडी के अंदर अगर दिल है, हार्ट है, और हार्ट ऐसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको तो आप बस समझ के याद कर सकते हो ना, और तो कोई तरीका ही नहीं है कि इसमें क्यों मेरा हार्ट ऐसे डब 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 कर रहा है, इसका क्यों कहां से हो तो पता नहीं कहां से आया ना, ठीक है। हम साइंटिफिक तौर पे बस बात करते हैं। उस बायो में क्या होता है, हम बायो में बस हर एक चीज को स्टडी करते हैं कि ऐसे अपने अंदर काम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट ऐसे हो रहा है। अबे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों पता क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके रीजन हमें नहीं पता है, बाय गॉड गिफ्टेड हम कुछ भी कह सकते हैं, कैसा भी है, ठीक है। बस हम स्टडी कर रहे हैं, अपने मतलब अपने अंदर बॉडीज के अंदर क्या काम हो रहा है, उसको ही बायोलॉजी कहते हैं। कि स्टडी ऑफ बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हम बस स्टडी करते हैं, हम ये नहीं बताते कि मतलब कहां से कैसे हो रहा है, ठीक है ना। हम फिजिक्स में तब भी बता देते हैं, केमिस्ट्री में तब भी बता देते हैं, लेकिन इसमें नहीं बता पाते, ठीक है ना। बाय हार्ट हमें और उनके फंक्शन समझते हैं हम बस, कि अपने ब्रीथिंग में नोज काम आता है, ठीक है ना, बोलने में अपना माउथ काम आता है। तो हमें फैक्ट है, तो फैक्ट की तरह ही याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो डीएनए, फालतू की बकवास बहुत हो गई। तो डीएनए में 4 बेसिस प्रेजेंस होते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजनियस बेसिस भी होते हैं। तो डीएनए में 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एडिनाइन, ठीक है, ग्यूनानाइन और साइटोसाइन और थाइमिन, तो ये
बेसिस होते हैं डीएनए में प्रेजेंस। तो आप पूछ भी सकते हैं कभी कि बताओ कि डीएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंस होते हैं, तो एडिनाइन, ग्यूनानाइन, साइटोसाइन और थाइमिन प्रेजेंस होते हैं डीएनए में। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा? डबल स्ट्रैंड होते हैं। स्ट्रैंड वैसे ना, अब स्ट्रैंड भी आपको बायो का टर्म है, तो स्ट्रैंड वैसे समझो, एक बात सिंपल से वर्ड में अगर बताऊं, वैसे सही नहीं होगी वो डेफिनेशन पूरी, लेकिन बताऊं तो स्ट्रैंड क्या होता है, जैसे एक स्ट्रैंड क्या होता है, एक लेयर सी होती है, एक लेयर सी होती है जिसमें कोडिंग की होती है, जिसमें जेनेटिक्स कोडिंग होती है, जेनेटिक्स कोडिंग होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, जितना जो समझ सकता है समझ लो। ठीक है, बायो वाले बच्चे कह रहे होंगे भैया क्या बता रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है। तो अब यार नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को बताने की कोशिश कर रहा था कि बस उसमें जेनेटिक्स की कोडिंग होती है, ऐसे ही एक स्ट्रैंड होता है, ऐसे एक रिबन की तरह होता है, जिसमें जेनेटिक्स की मतलब जेनेटिक्स की कोडिंग होती है। ठीक है, कोड्स लिखे होते हैं जिसके करके हर एक आदमी का डीएनए अलग होता है, हर एक आदमी का डीएनए अलग होता है, मतलब उसके फैमिली का सेम होता है, बाकी फैमिली से अलग होता है। ठीक है ना। देखो डीएनए की एक खास बात है कि डीएनए जब स्प्लिट होता है, देखो डीएनए जब स्प्लिट होता है, डीएनए आगे अपने सेल डिवाइड करता रहता है, डीएनए अपने आगे सेल डिवाइड करता रहता है। जब डीएनए जब टूटता है तो जो बेबी डीएनए बनते हैं, जो बेबी डीएनए होते हैं, मतलब एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए जनरेट हुआ, तो जो आपके बेबी डीएनए होते हैं वो भी सेम प्रॉपर्टी ही ऑक्यूपाई करते हैं जैसे डीएनए में होती है। इसी कारण जो अपने फादर मदर की जो स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह अपना भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब आप तो बेटा आप क्या अपने मम्मी पे गए हो कि अपने डैडी पे गए हो। ठीक है, तो आप बताते हो कि नहीं मैं अपने डैडी पे गया हूँ, ऐसे अपनी मम्मी पे गया हूँ, जिसका जैसे मर्जी। तो अब हम अपने पेरेंट्स के स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं लगभग। ठीक है ना। तो डीएनए एक फैक्टर होता है जो हमें यूनिक रखता है, अपने फैमिली से एक बायोलॉजिकल कनेक्शन भी रखता है। ठीक है ना। तो डीएनए कंटेन एडेनाइन, ग्यूनानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, शेप देख सकते हो आप एनसीईआरटी में। तो अब बात करें आरएनए की, तो आरएनए में कौन कौन से बेस होते हैं? देखो डीएनए के जो फर्स्ट 3 बेसिस थे वही सेम आरएनए में भी होते हैं, मतलब आरएनए में भी एडिनाइन, ग्यूनानाइन और साइटोसाइन होते हैं। बस डीएनए और आरएनए के बेसिस में फर्क क्या है? डीएनए में जो 4th बेस है वो अपना थाइमाइन होता है, और इसमें आरएनए में जो अपना 4th बेस होता है वो यूरासिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा जो एक बेस है यो यूनिक है। तो डीएनए में कौन सा यूनिक है? थाइमिन, और इसमें आरएनए में यूरासिल। इनके आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। अगर किसी में हिम्मत हो तो याद भी कर लेना, क्योंकि 1-2 बार पूछा हुआ है। और क्या होता है ना, कभी कभी जेई और नीट जैसे एग्जाम में आपको ना क्वेश्चन करने के साथ साथ क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपको फंसाता है, जान के मेंटर से जो आपका पेपर सेटल होता है और जान के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आप उसको सोचो और सोचते ही रहो, बस आपका टाइम बर्बाद हो। तो हमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो क्वेश्चन करने के साथ साथ अपने को क्वेश्चन लीव आउट करने की भी एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए। तो जो वो क्वेश्चन आया था कि इसका मतलब इनका जो शेप है, आप एक बार देख भी लेना इनका कंपाउंड, शायद आपसे याद हो जाए। ठीक है ना, वैसे नहीं होंगे, बहुत टफ है। तो अगर इनके याद करना बहुत मुश्किल है, तो वही शेप पूछी हुई थी उधर की, बताओ एडिनाइन की शेप क्या है, तो उसको याद करना बहुत टफ है। वो मतलब जो पेपर सेटर था उसने इसीलिए दी थी कि देखना चाहता था कि आप में से कितने अच्छे एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं जो कि उस टाइम की सिचुएशन को, उस टाइम के एग्जाम टेम्परामेंट को बेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि जेई नीट ये चीजें भी चेक करता है आपकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को लीव आउट करना चाहिए था उस टाइम कि 10 सेकंड के अंदर लीव आउट कर दो, लेकिन मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट उसको आराम से सोच रहे होंगे कि 4-5 मिनट सोचते हैं कि कैसे था उसका स्ट्रक्चर, कैसे था। तो 4-5 मिनट उधर खराब किए, एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अगर टिक लगाया भी किसी तरह तुक्का मार के तो -1 इधर से भी लिया, और 4-5 मिनट अपने उधर भी खराब किए, मतलब अपने 2-3 क्वेश्चन का अमाउंट उधर से भी खराब कर दिया। तो कितना नुकसान हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन को लीव आउट करना भी आना चाहिए। ठीक है ना।
तो आरएनए क्या होता है, फर्स्ट 3 सेम होते हैं और फोर्थ यूरासिल होता है। इसका देखो डीएनए का क्या होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसका आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी पूछ लेते हैं, डीएनए का डबल होता है और आरएनए का सिंगल होता है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट बात करें गाइस, अब देखो मैंने आपको बताया था पेंटोज शुगर के बारे में। तो देखो पेंटोज शुगर आपके दो हैं, एक राइबोस और एक 2-डीऑक्सिरिबोस। 2-डीऑक्सिरिबोस। तो देखो राइबोस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो पेंटोस होता है। पेंटोस क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, तो 5 कार्बन आपका शुगर है, तो उसको बोलते हैं पेंटोस। तो ये आपका पेंटोस है, इसका राइबोस का स्ट्रक्चर आप याद रख लेना कि ऐसे होता है स्ट्रक्चर, OH H H OH H OH, ठीक है, CH2OH H। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको राइबोस का स्ट्रक्चर है आपका, इसका स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो राइबोस का स्ट्रक्चर आपका ए है, तो 2-डीऑक्सिरिबोस क्या होता है, 2-डीऑक्सिराइबोस। ऐसे देखो किससे मिला है, 2-डीऑक्सिराइबोस, ठीक है, ऑक्सी XY इधर आएगा, देखो ऑक्सी, एक मिनट, ऑक्सिराइबोस, 2-डीऑक्सिराइबोस मतलब देखो 2-डीऑक्सिराइबोस मतलब आपको सिंपल सा क्या करना है, देखो ये आपका सेकंड कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ये आपका सेकंड कार्बन था, बस सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल देना, इसीलिए लिखा डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। तो सेकंड कार्बन है, इधर से बस ऑक्सीजन निकाल, सॉरी ये रहा सेकंड कार्बन है राइबोस का, इधर से ऑक्सीजन निकाल दो, बस इधर से ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 2-डीऑक्सिराइबोस। तो ये आपके दो कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, एक होता है राइबोस, एक होता है 2-डीऑक्सिराइबोस। तो ये आपको दो स्ट्रक्चर एक याद रख लोगे, तो दूसरे में बस क्या करना है, सेकंड पोजीशन में जो ऑक्सीजन है उसको निकाल देना है, तो आपका 2-डीऑक्सिराइबोस बन जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो राइबोस और 2-डीऑक्सिराइबोस हो गया। अब देखो एक चीज आती है, आपसे पूछते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बस राइबोस है जैसे आपका, ये देखो शुगर है जैसे आपका जो पेंटोज शुगर है, बस पेंटोज शुगर से फर्स्ट कार्बन पे जो OH है उसको अगर हम रिप्लेस कर दें किसी बेस से, उसको हम अगर रिप्लेस कर दें किसी बेस से, मतलब OH ग्रुप को निकाल दें और कोई बेस को लगा दें, तब आपका जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है। बस जो आपका पेंटोज शुगर था उधर से फर्स्ट कार्बन में जो OH था उसको निकाल के बस बेस लगा दो, तो जो आपका कंपाउंड होता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर है बात। अब देखो एक आता है वर्ड न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बस आपका न्यूक्लियोसाइड है, देखो ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड ये था आपका जिसमें बेस लगा हुआ था। बस अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, बस न्यूक्लियोसाइड में ए OH ग्रुप की जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, OH ग्रुप की जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो आपका न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है। तो सिंपल सी बात एक लाइन में बोले तो ये आपका राइबोस है। डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, सेकंड कार्बन से आपका ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, OH निकाल के फर्स्ट कार्बन से, फर्स्ट राइबोस से OH निकाल के उधर बेस लगा दो, तो आपका न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में जब इस वाले OH को OH की जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा दे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा एक चीज इधर से और एक इंपॉर्टेंट लिख, मेरे पास जगह बची नहीं थी लेकिन आप लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ए न्यूक्लियोटाइड्स, जो ये देखो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, एक आपको पूछते हैं कभी कभी कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी लिंकेज है। तो अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो, बस काम खत्म। बहुत सह लिया आपने मुझे, तो बस लास्ट पॉइंट समझ लो। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज होती थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ ले अगर न्यूक्लियोटाइड में कौन सी लिंकेज होती है, तो उसमें होती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोईस्टर लिंकेज। देखो देखो एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये है, एक न्यूक्लियोटाइड आपका और होगा, तो इन दोनों में जो लिंकेज होगी उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो उसमें याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोईस्टर लिंकेज होती है।
क्लियर है बात। तो इसी के साथ आपका सब कुछ खत्म होता है। हमने सब देख लिया कि राइबोस कैसे बना, ठीक है, उससे टू डीऑक्सीरिबोस कैसे बना, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड देख लिया, उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड देख लिया, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है उसके बारे में भी बात कर ली। बस आपसे इसमें इतना ही पूछते हैं कि इसके बीच में लिंकेज कौन सी होती है, तो उसके आप एक बार स्पेलिंग देख भी लेना एनसीईआरटी में, ठीक है ना। स्पेलिंग मैंने इधर लिखने की जगह नहीं बची थी तो लिख नहीं पाया, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करना, बस अब एनसीईआरटी को उठाना, सिर्फ मैं कह रहा हूं 40 to 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूं, तो सब कुछ भी नवा नहीं दिखेगा आपको। सारे पॉइंट एक बार 45 मिनट लगेंगे यार, कर लो एक बार, जल्दी जल्दी कर लो, तो आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस एक बार रिवाइज भी हो जाएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर एक अलग माइंड सेटअप का है, तो इसको 2-3 बार करोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। अब रह कुछ नहीं गया, करा मैं सब चुका हूं, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लो।